बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्रामिंग साइड दी न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर हम बातचीत करते हैं और आज जो ये प्रोग्राम है उसकी मुनासिबत कुछ मौशी अशारियों की जानिब गामजन होती हुई दिखाई दे रही है। उसकी वजह कुछ खास ये है कि अब अहम फैसले मुतवक्के हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का मुतालबा भी सामने आ गया है। ऐसे में हम देखते हैं कि SIFC का जो किरदार इस वक्त मुल्क की मईशत पर नजर आ रहा है, इस पर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। आज की अहम पेशरफ के हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत ने आलमी मालियाती फंड्स के हवाले से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं PPP जिसे प्राइवेट पार्टनरशिप भी कहा जाता है, ऐसे में एक नया निज़ाम मुतारिफ कराया गया। आया इसके समरात आने वाले वक्तों में क्या होंगे? प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए किस तरीके से हम अपनी मौशी जो एक साख्त है उसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि नेशनल रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है नेपरा ने भी इस वक्त मुल्क में बिजली की कीमतों में इजाफे का एक इंदिया दिया है। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो 100 इंडेक्स है कारोबार का एक नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिखाई दिया। पूरा हफ्ता ये सिलसिला जारी रहा और हर रोज हमने ये देखा कि जी एक नया रिकॉर्ड आलमी सतह पर बनता रहा है। ऐसे में FBR के टैक्स गोशवारों के मामला भी सामने आए हैं। तनख्वाहदार तबके की बात करें तो टैक्स की अदायगियों के मामला में 38% तक हमने देखा कि जी खास करके जो अनासर हैं दीगर अनासर है उसके मुताबिक अगर बात करें तो तनख्वाहदार तबके ने सबसे ज़्यादा टैक्स अदा किया है। वहीं दूसरे जाने हम देख रहे हैं कि जो दीगर जो इदारे हैं, दीगर जो हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट हैं, उनके टैक्स के हवाले से भी बात का सिलसिला जारी है। ऐसे में खतूत भी इस वक्त मौसूल किए गए हैं। पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल ने इजहार तशवीश भी किया है, वज़ीर आज़म को एक ख़त लिख दिया है जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जी दरामदगात और इसके साथ साथ जो बरामद कुनंदगान हैं उसके हवाले से कहा कि जांच पड़ताल करके पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का अब इजहार कर दिया है। ऐसे में दूसरी जानिब कहते हैं कि जी FBR की नई हिदायत से बरामदी शोबे में बेचैनी बढ़ गई है। इसी तरह टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर की इजाफी स्क्रूटनी कारोबारी एतमाद के लिए एक खतरा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम सूरत हाल है, लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि SIFC का जो निज़ाम हम देख रहे हैं कि जी नया राइजिंग पाकिस्तान के नाम से हम देख रहे हैं कि जी हर शोबे में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ऐसे में जो रिकॉर्ड बनाती हुई सतह पर हमें PSX इंडेक्स नजर आ रहा है, उसकी वजूहात यही है कि जी इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जारी है। वहीं हम अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में भी हमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए 10 से ज्यादा ग्रुप्स नजर आ रहे हैं जो कि इस वक्त तेल के ज़खायर हों, मिनरल्स एंड माइंस और दीगर शोबों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आया ये इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है? इससे क्या बेनिफिट होगा? इकोनॉमिकल ग्रोथ पर किस तरीके से हम इस आने वाले वक्तों में फ़र्क देखेंगे? क्योंकि 2026 का जो साल शुरू हुआ इसमें हम देखते हैं कि माशी अहदाफ को कंट्रोल करने के लिए, माशी अहदाफ को बढ़ाने के लिए, मुल्क की सलामती के लिए काम किया जा रहा है। ऐसे में इस वक्त मेरे ख्याल से हमारे साथ स्टूडियो जहां हम बात करें दूसरी जानिब के हुकूमती ने जो आलमी सतह पर IMF के हवाले से बात की है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे कि जी जो प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से गुफ्तगू की गई है या प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से निस्कारी के मामला हमने देखे, जिसमें एक जानिब तो हमें ऐसा नजर आया कि जी असासे जो है वो तकसीम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें दूसरे पहलू से तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर देखी जाए तो उसमें पाकिस्तान को ही फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। निस्कारी के मामला में दूसरी जानिब हमने इससे पहले भी देखा कि KE के मामला सामने आए, आने वाले वक्तों में सुई गैस के मामला देख रहे हैं। इस पर भी खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी आवाम तक जो ये फैसिलिटीज़ या जो इल्तमात किए जा रहे हैं, जो समरात सामने नज़र आ रहे हैं, सतह पर हम देखते हैं कि जी हमें आवाम तक ये समरात पहुँचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और ख़ास करके आवाम का मुतालबा भी इस वक्त हमें यही जो है वो नज़र आ रहा होता है। जैसे वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी जहाँ मुल्क तरक्की करता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक आम आदमी की पहुँच से अब भी उसके समरात दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वाकई क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स हैं? शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स पे काम कब होगा? और ये लॉन्ग टर्म हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्री जोन के मामला सामने आते हैं जिसमें टैक्स अहदाफ के मामला हैं, लेकिन ऐसे में ये तमाम सूरत हाल गमगीर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ वक्त ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे से जुड़े रहें, देखते हैं हमारे प्रोग्राम जिसका नाम इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मैशत के हवाले से, जहां हम आज SIFC के हवाले से खास तौर पर बात कर रहे हैं, जहां बरामदात और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जी जो GDP ग्रोथ के मामला हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे आसान अल्फाजों में आम आवाम तक भी ये बात पहुंचाएं कि SIFC किस तरीके से किरदार अदा करें। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुशीर वफाकी वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब। सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। खुर्रम शहजाद साहब, SIFC का किरदार हमें काफ़ी नुमाया नज़र आ रहा है। अगर हम मैशत की बात करें, किस तरीके से आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आ रहा है और एक आम शहरी को इससे कितना फ़ायदा हो सकेगा?
जी, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। देखें, एसआईएफसी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है पिछले कोई 3 सालों में। अगर देखें तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया है जो कि जिसे सिंगल विंडो कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वन विंडो इन्वेस्टर्स के लिए, सरमायाकारों के लिए जो है वो बनाई गई। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा उस पर काम हुआ। कैसे जो है ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज को जो है वो कम किया गया, कैसे जो है स्टीरियोटाइप्स या जिस तरह से रेड टेपिज्म होता है वो उसे कम किया गया। यानी कि एक जो विंडो होती है वहां से सरमायाकार को सारी फैसिलिटेशन मिल रही है आज। और साथ साथ ये कि जो बड़े बिजनेसेस के हमारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, उनके कोई मसले होते हैं वो हल नहीं होते, तो वो इस वक्त डिजिटली ऑनलाइन जो है वो अपनी कंप्लेंट्स करते हैं और उनको विद इन फ्यू आवर्स जो है जवाब मिलता है। न सिर्फ जवाब मिलता है बल्कि उनकी जो इश्यूज हैं वो रिजॉल्व भी हो रहे हैं। क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी से भी ताल्लुक रहा है, जी। तो मैं ये बता सकता हूँ कि काफी बिजनेसेस ने जो है अच्छा फीडबैक दिया है। और अभी देखें, जब से मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो इस्तेकाम है मैशत में वो आना शुरू हुआ है, उसकी वजह से एसआईएफसी का रोल और बढ़ गया है। अच्छा, आपने मैक्रो इकोनॉमिक की बात की सर, मैक्रो इकोनॉमिक की अगर इंडिकेटर्स की बात करें, कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त हमें वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि महंगाई की शरह में जो है इस्तेकाम आया है। महंगाई पिछले 3-4 सालों में काफी बढ़ी और एक आम आदमी को बड़ा जो है मुश्किलात हुई। अब जो 30% पे महंगाई बढ़ रही थी, अब वो 4-5% पे आ गई है। और जो खाने पीने की अशिया की महंगाई है वो भी काफी कम है, इस वक्त 2-3% पे जो है चल रही है। तो पहली तो एक ये चीज है। दूसरा ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मईशत के अंदर जो ग्रोथ है वो आना शुरू हुई है। अगर आप पहले क्वार्टर के नंबर्स देखें तो मईशत जो है तकरीबन 4.25% जो है वो बढ़ी है। और इस साल में ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 4% से ज्यादा ग्रोथ होगी और ये पिछले 2-3 सालों का हाई होगा। उसके साथ साथ जो रुपया है वो स्टेबल रहा है। शरह सूद जो है वो आधी हो गई है, कम हो गई है, जिसकी वजह से नए कर्जे जो है आसान हो गए। और जब नए कर्जे लिए जाते हैं, बिजनेसेस कारोबार जब नए कर्जे लेता है तो वो एक्सपैंड करता है और सरमायाकारी करता है, जिसकी वजह से रोजगार में इजाफा होता है। तो ये एक आम आदमी के लिए भी अब वो राहें जो है मुस्तहकम हो रही हैं, जिसकी वजह से आगे जाते हुए और बेहतरी नजर आएगी इन सारे माशी आशारियों की वजह से। ठीक है, दूसरी जानब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत ने एक नया मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया है, पीपीपी, जिसे हम कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सर, आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में अगर ये जो पीपीपी वाला हमारा प्लान है या मंसूबे जो हम बना रहे हैं, जिसके ऊपर अमल दरामद भी किया जा रहा है, इससे खातिर ख्वाह हमारी मईशत को फायदा होगा? देखिए, यही वे फॉरवर्ड है। क्योंकि गवर्नमेंट्स जो है वो बिजनेसेस नहीं करती, ना वो प्रोजेक्ट चलाती हैं, ना वो जो है कंपनियां चलाती हैं। तो यही अब इरादा किया गया है कि बिजनेसेस से गवर्नमेंट को निकलना है, पॉलिसी में रहना है और एक अच्छा माहौल पैदा करना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो पनप सके और बेहतरी आ सके। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में गवर्नमेंट जो है वो या तो लैंड प्रोवाइड करती हैं या बेसिक जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो आके उसमें एग्जीक्यूशन करे, यानी कि उस प्रोजेक्ट को चलाता है, बनाता है, खड़ा करता है, उसको आगे चलाता है। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ। बड़ी ग्लोबल स्टोरी बनी, वो थर की स्टोरी है। आपने देखा है थर में किस तरह से जो है वो काम हुआ है, वहां पे किस तरह से जो है वो कोल को जो है ना वो निकाला गया और फिर उससे बिजली बनाई गई। तो ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो हमें जाना चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, बेसिक चीजें प्रोवाइड करे, और उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो आके जो है इन्वेस्ट करे और चीजों को चलाए। ठीक। अच्छा, आपने जिस तरीके से थर्कोल की बात की है जिससे एनर्जी तैयार की जा रही है, आपको लगता है कि इसी तरीके के अगर और मंसूबे बनाए जाएंगे तो एनर्जी के मामला में जिस तरीके से अभी भी हम देखते हैं कि जी जो ग्रोथ होती है बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे में हमें ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी? जी जी बिल्कुल। देखें, ये सारी जो बातें हो रही हैं और ये जो रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, इस्लाहात जिसे कहते हैं, चाहे वो तवानाई का शोबा हो, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो। आप देखें पीआईए की ट्रांजैक्शन हुई है, पीआईए जो है आखिरकार जो है वो प्राइवेटाइज हो गई और ये 40 साल से जो है इसमें कोशिश की जा रही थी और अब जाके वो प्राइवेटाइज हुई है। और अब इसके साथ साथ आप देखेंगे कि वो सारे इदारे जो कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास हैं मगर वो सही से नहीं चल पा रहे और पिछले कई सालों की, कई दहाइयों की जो है वो प्रॉब्लम्स में से होते हुए हैं, उनका ये हाल हुआ है। तो वो सारे जो है इस वक्त प्राइवेट सेक्टर में आएंगे और प्राइवेट सेक्टर के जो सरमायाकार हैं, सबसे बड़ी बात ये कि उनका इंटरेस्ट आ रहा है, वो खुद आ रहे हैं ताकि वो इसको लें, इन चीजों को लें और आगे बढ़ें और एनर्जी
सूरत हाल बेहतर करने की बात हो रही है और साथ साथ जो है प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है। खुर्रम साहब, प्राइवेटाइजेशन की जी, खुर्रम साहब, प्राइवेटाइजेशन की बात करें, वहीं पर ही कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी हुकूमत के खजाने में तो सिर्फ 10 अरब रुपए आए, तो ये जो प्राइवेटाइजेशन है वो सही नहीं है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे सर? ये बिल्कुल जो है गलत जो है वो ये एक्सप्रेशन है, ये इंप्रेशन है एक्चुअली। ये ठीक नहीं है क्योंकि 10 अरब रुपया नहीं है, टोटल 55 अरब या उससे भी थोड़ा ज्यादा ही होगा। 55 अरब रुपया जो है वो गवर्नमेंट के खातों में आएगा और बाकी का जो 125 अरब है वो कंपनी के अंदर जाएगा। तो टोटल 180 अरब की जो है ना उसकी बोली लगी है और ये बहुत बहुत बेहतरीन बोली है और ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी अच्छी बोली आएगी और लोकल ग्रुप्स की तरफ से आई है, तो ले भी लिया है और बड़ा स्मूथली चीजें चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमें इसको कोई और रंग नहीं देना चाहिए सिवाय इसके कि एक बेहतर काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, उसे हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि आगे और बेहतरी हो और आवाम का फायदा हो इसमें। ठीक है। अच्छा, अब हम दूसरी जानब देखें, जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो वहां पे हुकूमत कहती है कि जी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, मगर आवाम को क्यों महसूस नहीं हो रही? फिर दूसरी जानब हम भी देखते हैं कि अगर जीडीपी ग्रोथ कम रहे तो क्या आम आदमी को इससे उसकी जिंदगी पे कोई असर होगा सर? देखिए, नहीं है। अगर आप बड़ी कंपनी है वो सर्विस देखें तो उसको सर्विस करें, उन्होंने सभी जो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया है खुर्रम शहजाद साहब। और बेसिकली जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी मुल्क की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरह के जो मामला देखते हैं जहां पे इस वक्त SIFC जिस तरीके से किरदार अदा करती हुई दिखाई दे रही है, इस पे हम देख रहे हैं कि जी मुल्क की मईशत को तो फ़ायदा होगा। GDP ग्रोथ की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हम दूसरी जानब यही देख रहे हैं कि जी GDP ग्रोथ जिस तरीके से अगर कम होगी तो उस तरीके से एक आम आदमी को फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें या हम इसके साथ साथ दूसरे जाने में अगर बढ़ते हुए देखते हैं कि जी जो हमारी दूसरी जो इन्वेस्टर पॉलिसीज हैं, अगर उसको भी हम खातिर ख्वाह देखें तो उसमें भी अगर एक निज़ाम सामने आ रहा है प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से, इससे मुल्क को ही फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जी दरामदात और बरामदात के मसाइल अब भी एक ही जानिब गामजन है, जहाँ पर अगर बरामदात बढ़ती हुई दिखाई देती है ऐसे में मुल्क लॉस की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर हम दरामदात की बात करें तो वहाँ पर भी हमें इसी तरीके से नजर आ रहा होता है कि जी वो मौके और उसके साथ साथ जो शराइत हैं उसको पूरा करते हुए एक आम जो बिजनेसमैन है उसकी पहुंच से ये शराह भी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस साथ ही हमारे साथ जुड़े रहे, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक टू द शो। और जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मईशत के हवाले से बात कर रहे हैं, वहीं हम देखते हैं कि जी जहां एक जानिब खबरें आती हैं कि जी ऊंची उड़ान होता हुआ पाकिस्तान, वहीं दूसरी जानिब हम देखते हैं कि SIFC के जो मामला सामने आ रहे हैं, जहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से भी हम देखते हैं, वहीं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से देख रहे हैं, ऐसे में इकोनॉमिकल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद बिलाल खान साहब, मौशी तज्ज़ियाकार भी हैं और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, माइन एंड मिनरल से भी उनका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मुख्तार साहब। जी मोहम्मद बिलाल खान साहब, हम ये देख रहे हैं कि जी इस वक्त जो मुल्क की मईशत है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे में SIFC का किरदार जो है बड़ा नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। सर आप किस तरीके से देखते हैं? सर पहली बात तो ये है कि SIFC बेशक इसमें कोई वो दूसरी राय नहीं है कि वो एक वन विंडो ऑपरेशन के लिए बहुत एक इम्पोर्टेंट वो है जिसमें फेडरल, प्रोविंशियल और इंस्टीट्यूशनल डिसीजंस जो हैं अंडर वन रूफ हो रहे होते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ चीजें उसमें मैं समझता हूं कि अगर वक्त के साथ उसमें वो चीजें लाई जाएं तो वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। जैसे इनका है जब ये डील्स कर रहे होते हैं उसमें G2G है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, बिजनेस टू गवर्नमेंट है, लेकिन B2B को ये वो नहीं करते, जो मैं समझता हूं कि उनके एंड पे एक बहुत बड़ी वो कमजोरी है और उनको उसको हमने हाईलाइट भी किया है। आई होप कि वो उस चीज को रख के आगे चलें। सर B2B तो समझ आ रहा है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि B2G, तो ये B2G B2B एक होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, वो SIFC सपोर्ट करती है। बाहर का कोई बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट किसी इदारे से वो करता है तो उसको वो सपोर्ट करती है। लेकिन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन अगर बाहर किसी बिजनेसमैन के साथ डील करता है
B2B जिसको हम कहते हैं, तो वो उस चीज को सपोर्ट उस एंड पे नहीं करता, उस फोरम पे सपोर्ट उसकी नहीं है। जो मैं समझता हूं कि वो फॉरेन इन्वेस्टर के लिए भी और लोकल उसके लिए भी, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए भी बहुत एक जबरदस्त बात होगी। उनके लिए कॉन्फिडेंस उस पर बढ़ेगा कि जी अपने इदारे भी उस एंड पे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। बहुत सारी चीजों में गवर्नमेंट ले कर रही होती है, जो एक बिजनेस कम्युनिटी का, एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर जो है वो ज्यादा एक्सेस उसको होता है। और वो मैं समझता हूँ कि B2B आ जाए तो वो बहुत बड़ी खुशाइन बात होगी SFC के एंड पे। दूसरी जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि उसमें एक रिस्क है ओवर सेंट्रलाइजेशन का। जो एक्सेसिव सेंट्रल कंट्रोल है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को वीकन भी कर सकती है। तो उसके लिए वो जो उनकी मूव्स हैं वो मूव बड़ी टैक्टफुली होनी चाहिए, ताकि वो जो चीज है वो बाईपास ना करे लोकल इंस्टीट्यूशंस को। कोऑर्डिनेशन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से की जाए। इसके साथ जो ये फास्ट ट्रैक पे चीजें होती हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी के भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि जी ये किस तरीके से हुआ, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। तो अच्छी और बुरी सारी चीजें एक मिक्स्ड बैगेज है। मैं समझता हूं कि SFC उस एंड पे कोशिश बड़ी कर रही है कि वो हार्मोनाइजेशन के ऊपर, मिनरल लॉस के ऊपर भी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन चीजों को अलाइन कर सके ताकि FDI लाई जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई जाए जी। लेकिन अभी तक उनको वो खातिर खा वो अचीवमेंट अभी तक हुई नहीं है। सर दूसरी जानिब सर हम ये भी देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में नया कारोबार करना अब मुश्किल होता जा रहा है। तो सर क्यों हो रहा है? क्या वाकई हुकूमत कारोबारी तबके को सहूलत नहीं दे रही, या जो सहूलतें दे रही हैं वो उस मयार की नहीं है? सर देखें, जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ उनके अपने बने बनाए हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट के एंड पे हैं। मैं मिसाल दूंगा कि इकोनॉमी जो है आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ पे बहुत बड़ी एक वो मुनसर होती है। हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है इंसेंटिवाइज्ड ही नहीं है। अगर देखा जाए तो बाकी दुनिया में वो इंसेंटिवाइज्ड होती है, उनको मराहत दी जाती हैं, उनको इनकरेज किया जाता है। हमारी जो यहाँ पे इश्यूज होते हैं स्टेट बैंक से रिलेटेड, कमर्शियल बैंक्स जो हैं एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अंदर इतने वो इश्यूज क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ उस निस्बत से हो नहीं रही होती है। और मैं समझता हूँ इसके साथ जो कारोबारी लोग हैं, जो आपकी माइंस एंड मिनरल से जोड़ के मेरा अपना ताल्लुक है, तो माइंस एंड मिनरल बहुत बड़ा एक वो है जो आपके ट्रेडिशनल आपके सेक्टर्स से उनकी जगह ये बहुत बड़ा एक स्पेस मौजूद है गवर्नमेंट के लिए, अगर इसको थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजीज को अलाइन करें और एक वो बैलेंसर के तौर पे, जैसे वो US को लेके आए हैं अगेंस्ट चाइनीज, वो जो थी जो इनकी इंटरेस्ट थी, क्योंकि चाइनीज इतने हम और डिपेंडेंट हो गए थे उनके ऊपर कि वो जिस तरीके से हमें वो चलाते थे हम चलते थे। लेकिन बाय द एंट्री ऑफ द US गवर्नमेंट मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट मूव है और इंशाल्लाह उससे मुल्क को फायदा पहुंचेगा। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट होती है, स्पेशली माइनिंग जो है वो रिमोट एरियाज में, माउंटेन्स में है, आपकी मतलब बेसिक जो अम्यूनिटीज हैं वहां अवेलेबल नहीं होती हैं, तो वहां पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट की जाती है तो वो मैं समझता हूं कि ना सिर्फ उस दूर दराज इलाकों में एक होप क्रिएट होता है बल्कि रिकॉग्निशन भी होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो है मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इश्यूज ऐसे आते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट का रेट जो है वो उस तरीके से एस्टेब्लिश नहीं होता। प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हैं, पाकिस्तान किसी भी जाविये से कमजोर नहीं है, किसी भी जाविये से गरीब मुल्क नहीं है। मैं अपने फील्ड माइंस एंड मिनरल से रिलेटेड आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको इंगेज किया जाए, उनको आगे लाया जाए, ताकि जो पॉलिसी बनाई जाए वो लोग जो स्टार परफॉर्मर्स हैं वहां ऑन ग्राउंड बैठ के काम कर रहे हैं इन नामसाइद हालात के बावजूद, टेक्नोक्रेट्स को मौका देना चाहिए। आप यही कहना चाह रहे हैं?
जी जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल ने भी अब इजहार तशवीश कर दिया है। हुकूमत को एक खत भी लिखा गया है, वजीर आजम साहब को खत लिखा गया है, जिसमें वो कहते हैं कि बरामद कुनंदगान की जांच पड़ताल पर पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि जी FBR की नई हिदायत से बरामदी शोबे में बेचैनी बढ़ रही है। टैक्स निज़ाम में तब्दीली के बाद एक्सपोर्टर्स की इजाफी स्क्रूटनी कारोबारी एतमाद के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सर, वाकई खतरा है? जी बिल्कुल। मैंने तो आपको बताया कि जी आपका पहले 1% होता था, वो 1% एड आपके जो सोर्स काटा जाता था एक्सपोर्ट पे, तो उससे क्या होता था कि वो सारी चीजें एडजस्ट होती थी। अब उन्होंने FTR में डाल दिया। अब जो 1% के अलावा जो है ये 29% आपका इनकम पे वो काट रहे हैं। ठीक है जी। अब एक एक्सपोर्टर जो है वो compete कर रहा होता है इस हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ रेट्स के साथ, बाकी बहुत सारी चीजों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में। जब उसका मार्जिन ही इतना कम होगा तो वो उस चीज में फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और मैं समझता हूं कि उसका डिक्लाइन का ये सबसे बड़ा इशू है, जो वह बार बार इसी चीज को भी रेस करते हैं कि आप इंसेंटिवाइज करें एक्सपोर्ट्स को, ताकि लोग एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं जिस पे काम हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट इस साइड पे तरजीह दे और इस चीजों को खुसूसी तौर पे इनको वो अपने अहदाफ में ये डालें कि जी हम किस तरीके से सेक्टर को बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, बिलखुसूस माइंस एंड मिनरल को। ठीक है सर, दूसरी जानब जिस तरीके से आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो GDP के साथ होता है क्या? उसका कोई सिमिलर इम्पैक्ट नजर आता है? जी बिल्कुल। आप देखें ना, आपकी अभी एडवाइजर साहब ने, खुर्मशद साहब ने बात की कि जी हमारी GDP ग्रोथ रेट 3.7 है, लेकिन इन एक्चुअल 2.7 है। अगर आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कम होती है, मतलब इंपोर्ट आपकी कम हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपकी GDP ग्रोथ रेज होगी, आपके जो इनकम है वो बढ़ेगा, आपका इन्फ्लेशन जो है वो मुल्क में कम होगा। तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें इंटरट्वाइंड हैं, इंटररिलेटेड हैं, और इसमें अगर हम बात करें इन चीजों के ऊपर, एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे और इंपोर्ट कम करने पे, तो आपको अपने जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल आउटरीच है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। आपकी लार्ज स्केल की इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपसे निकल रही हैं, उनकी प्रोडक्शन गिर रही है। आपके जो मुल्क के अंदर कार्टेल बना हुआ है शुगर माफिया का, सीमेंट का, तो वो जो है वो इन चीजों को कंट्रोल करते हैं। जो वो उनका जो इनकम है वो उन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा किया हुआ है, और जो उसमें लोकल जो अवाम के लिए वो है, तो वो उस तरह की चीजें नहीं है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इन चीजों को भी देखे कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कोई एक खास हद तक रखे, उससे ऊपर उनको ना जाने दे। तो मैं समझता हूं कि उससे बहुत बड़ा फर्क विद इन द वो आएगा। बाकी भी इसके साथ रेलिवेंट इंडस्ट्रीज हैं जो उसमें इस तरह की काम करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा, उसकी आपकी आउटपुट बहुत ज्यादा कमजोर रही इस साल। जो पिछला साल रहा आपका कॉटन की जो है वो 30% आपका ग्रोथ कम हुआ है। वीट की प्रोडक्शन आपकी 8.9% कम हुई है। मेज 15.4 कम हुआ है। इस तरह शुगर राइस भी गिरी है। कॉटन जिनिंग जो है वो डिक्लाइन कर गई है 19% बिकॉज ऑफ योर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन। तो मैं समझता हूं कि इन चीजों के ऊपर जब हम मिलके सर जोड़ के स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके बैठेंगे तो, और उसमें SFC बहुत एक अहम रोल अदा कर सकती है, जो मैं समझता हूं कि वो अगर हम अलाइन करें तो बहुत हम उसमें से फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो छोटे तबके के जो कारोबार होते हैं उसके हवाले से अगर बात करें, SMEs की अगर हम बात करें, तो इन्हें हम कैसे बचा सकते हैं? क्योंकि एक जानिब इंपोर्ट एक्सपोर्ट चले, हम समझते हैं कि उसके लिए पॉलिसीज बना रहे हैं सारी चीज़, लेकिन SMEs जो हमारी हैं, छोटे जो कारोबार है, उसके लिए हम कैसे बचा सकते हैं उसको? इसमें मुफ्तार साहब सबसे इम्पोर्टेंट चीज में स्मेडा है, जो एक इदारा है और उसको फंडिंग होती है, बाहर से फंडिंग होती है, जो SMEs के को बेसिकली इन्हांस करती है, उनको वो फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, उनके लिए फिजिबिलिटीज तैयार करती है। वो मैं समझता हूं कि वो इदारे बिलखुसूस अपना काम नहीं कर रहे हैं। वो उनको फंडिंग हो रही है और वो डिफरेंट एसोसिएशंस को लिख देते हैं कि जी आप हमें एक सेटिस्फैक्ट्री एक लेटर लिख के दे दें कि जी हमारा काम बड़ा अच्छा है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट उनका ऑडिट करे पिछले 10 साल का कि आपको कितने फंड मिले, उस फंड से आप लोगों ने उन सेक्टर रेलेवेंट सेक्टर्स में क्या किया है।
तो मैं समझता हूँ कि परफॉर्मेंस ऑडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एसएमई जो है एक एक्चुअल जो आपकी इकोनॉमी का बैकबोन होता है वो एसएमई होता है। तो एसएमई जो है मैं समझता हूँ कि वो यहाँ पे काफी निगलेक्ट हुआ है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट आपके ना होने के बराबर है। जो मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं उससे अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट मिले, तो इस मट्टी में किसी चीज की कमी नहीं है सर। आप को मतलब बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं मिनरल्स के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, आईटी के अंदर, आपके अल्लाह भला करे और सेक्टर्स हैं हमारे, तो उसमें हम काफी एक्सेल कर सकते हैं, उन लोगों को साथ में ला सकते हैं, और वो एक बड़े जी सर, हम SIFC की तो बात करें, दूसरी जानिब अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो गैर मुल्की जो लोग हैं, अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है तो काफी घबराहट का शिकार होते हैं या काफी घबराते हैं। तो सर ये क्यों है ऐसा? एक जानिब तो एक विंडो हमें नजर आ रही है, लेकिन इसके बरक्स दूसरी चीजें देखें तो वहां पे क्यों घबराते हुए दिखाई देते हैं? मैं ये समझता हूँ सर कि इसमें ये गवर्नमेंट की कमजोरी कह लें कि हमारे खुद के बहुत सारे इन्वेस्टर्स और डेलीगेशंस जो विजिट करना चाहती हैं वो उनको NOCs फराहम नहीं की जाती, उनको मना किया जाता है। तो जब एक इन्वेस्टर अपने एक प्रोडक्ट को देखने के लिए नहीं आ पाएगा, वो उन चीजों को नहीं देख पाएगा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती। इवन उन एरियाज में जो इंतहाई पीसफुल एरिया जहाँ पे इस तरह की कोई वारदात, कोई चीज नहीं हुई, तो हमें इस चीज को बिलखुसूस गवर्नमेंट को इस चीज को देखना पड़ेगा कि एक हमने लोगों को डराने के लिए जो चीज रख के बैठ गए हैं, वो जो चीज है वो एक नेगेटिव उस पे हमें वो कर रही होती है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर बिलखुसूस एफर्ट ले कि उन लोगों को, उन डेलीगेशंस को, उन इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटी फराहम करे, वहां पे लेके जाए, ताकि वो अपने जो एरियाज में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी एक मसला है या इसके अलावा भी और मसाइल हैं? क्योंकि एक जानिब हम देखते हैं कि अगर गैर मुल्की सरमायाकार है, अगर वो पाकिस्तान में हुकूमत के साथ अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, इधर मैं इस वक्त यहाँ किसी जमात का या किसी सूबे की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता भी है तो उसको एक सपोर्ट है, ये चाहिए होता है कि कोई प्राइवेटाइजेशन कंपनी उसके साथ जुड़ी हुई हो। तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत के ऊपर एतबार नहीं है या एतमाद बहाल नहीं है? मैं समझता हूँ सर कि गवर्नमेंट की मिसअलाइन प्रायोरिटीज हैं। गवर्नमेंट इन चीजों को अगर वो चाहते हैं कि इस मुल्क से, यानी अभी जो हमारा हमें टारगेट दिया गया है एक्सपोर्ट का, तकरीबन 20.5 बिलियन एक्स्ट्रा है, ऑलमोस्ट जो हमारा एक्सपोर्ट का जो हुजम था उससे हमें उन्होंने ज्यादा करके रखा हुआ है। अब उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के लिए तो इनको ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि हम किस तरीके से अपनी ये 20 बिलियन का टारगेट, ये 63.5 बिलियन को हम कैसे अटेन करेंगे। तो उनके लिए अगर वो प्रायोरिटीज कर लें कि कौन सी चीज हमें ज्यादा वो दे सकती है। पूरी दुनिया आरईज के पीछे लगी हुई है, मिनरल्स के ऊपर लगी हुई है। क्रिटिकल मिनरल्स जो यूएस गवर्नमेंट ने 60 डिक्लेयर किए हैं, वो उसमें मेजॉरिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, और उनको सर्वे पाकिस्तान को एंगेज करके, बाकी उनको एजेंसीज को एंगेज करके उसके ऊपर एक जामे रिपोर्ट तरतीब देना चाहिए। और वो जो चीजें हैं उसके साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट अपनी प्लेटफॉर्म ऑफर करे कि जी हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। देयर आर इन्वेस्टर्स जो आना चाहते हैं पाकिस्तान में बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजंस के, लेकिन उनको ये चीजों का सामना करना पड़ रहा है कि जी NOCs नहीं मिल रही हैं, उनको एक्सेस नहीं है उन जगहों पे जाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि या तो हम इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें, खुद अपनी इन्वेस्टमेंट करें, सारी चीजें खुद मैनेज करें, जो हमारे पास इतनी सरमायाकारी नहीं है। दूसरी साइड पे या तो फिर हम इन्वेस्टर्स को लाएं, उनका सपोर्ट हासिल करें, और उनके साथ उनकी टेक्निकल जो चीजें उसमें हम उनसे हेल्प ले सकें। हम अपने मुल्क के अंदर जो अपना इंपोर्ट है मशीनरी के ऊपर वो इंसेंटिवाइज करें, जैसे 6 शेड्यूल का बेनिफिट है वो हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिख के थक गए हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पे हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से मसाइल हल होंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बिलाल खान साहब। और जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की मईशत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनको कम करना होगा। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, देखते हैं हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़।
वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, मईशत के हवाले से हम बात करें, वहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मसाइल भी अब भी नजर आ रहे हैं, वहीं इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद जुबैर अली, इकोनॉमिस्ट हैं। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी जुबैर अली साहब, तमाम तर सूरत हाल हम देख रहे हैं कि जी मौशी जो अशारिये हैं और जो अहदाफ हैं वो मुख्तलिफ हैं। अशारिये की बात करें तो हर चीज़ बहुत अच्छे की खबर हमें सामने नज़र आती है। ऐसे में अभी अगर हम इंपोर्टर्स की बात करें, एक्सपोर्टर्स की बात करें, तो अब भी वो परेशान कौन हालात में नज़र आते हैं। ऐसे में FBR ने बड़े एक्सपोर्टर्स की जो काबिल टैक्स आमदन में कमी पर स्क्रूटनी का बड़ा फैसला किया है। आप क्या समझते हैं, ये फैसला हक में है? हाँ, बहुत बेहतरीन फैसला है। अगर मैं इसको कहता हूँ तो ये बहुत अच्छा फैसला होगा और इन्होंने इस फैसले को बहुत अच्छे से लिया है, लेकिन बहुत लेट लिया है। हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि हम बहुत लेट डिसीजन लेते हैं। तो जब डिसीजन इतना लेट लेंगे तो कहते हैं आप पछतावे क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला सीन हो जाता है। तो ये समझ लें कि ये डिसीजन इनका बहुत अच्छा है, उन्होंने डिसीजन लिया। तो लेकिन देर आए दुरुस्त आए समय। अब ये कह सकते हैं कि इससे देखें, एक तो बड़ा मसला ये होता है कि एक्सपोर्ट आप करेंगे क्या, क्योंकि रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं, रियली अगर हम बात करते हैं किसी भी एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर, तो एक्सपोर्ट लेवल पे अगर देखा जाता है तो हमारी एक्सपोर्ट श्रिंक हुई थी पिछले कई सालों में, श्रिंक थी। जैसे कि कोविड के दौर में थी, कोविड से लेके हम पीछे देखते हैं तो उसके निस्बत अभी भी हमने कुछ तो स्टेबिलिटी दिखाई है। लेकिन वो स्टेबिलिटी इस कंडीशन में नहीं है कि हम जो उसके ऊपर पॉलिसीज क्रिएट करें या जो पॉलिसीज हम बना रहे हैं वो बहुत लेट कर रहे हैं। हम उसको हरियत नहीं करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। ठीक है सर, दूसरी जानब जिस तरीके से आपने कहा कि पॉलिसी बना रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि पॉलिसीज तो बनती हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में हमें फिर भी फर्क नजर आता है या टाइम स्केड्यूल थोड़ा सा मुख्तलिफ नजर आता है। एक एक्सपेक्ट से अगर देखें तो हुकूमती सतह पे अच्छा इक़दाम नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी जानब अगर हम इस तरीके से देखें कि इससे अगर इस तरह की स्क्रूटनी होती है, जो कारोबारी हजरात है फिर उनका तो एतमाद खत्म हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखें अगर कारोबारी हजरात को देखें रिलीफ मिलना चाहिए। जब वो रिलीफ की तरफ जाएंगे, जैसे कि आप कह रहे हैं स्क्रूटनी बहुत खतरनाक किस्म की की जा रही है या उन्होंने कोई पॉलिसी बना ली है, लेकिन एक्सपोर्ट के ऊपर जो है ना, सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादातर आसानियां देनी पड़ेंगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आसानियों का मामला नहीं है। बिल्कुल आपने आपकी बातों में काफी हद तक एग्री करूंगा कि जो इकोनॉमी की कंडीशन है, वो जो नंबर चल रहे हैं वो नंबर वैसे ही चल रहे हैं कि उनकी सूरत हाल बेहतर की तरफ होने की बजाय डाउनफॉल की तरफ जा रही है। अगर हम कहते हैं स्टेबिलिटी, तो हम बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखते हैं और हम एक्सपोर्ट की तरफ स्पेशली देख लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो शॉर्ट टर्म एक झटका आपको दे रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म झटके के अंदर क्या होगा कि आपका मामला काफी बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो मामला नहीं हो पाएगा जिस मामले के ऊपर कहते हैं कि मुल्क जो है वाइड होगा या कहना चाहिए कि एक्सपोर्ट ग्रोथ करेगी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात समझ लीजिएगा कि जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है ना, तो आपकी जो लेबर क्लास है वो लीजर करती है। लेबर क्लास लीजर करती है, लेबर क्लास लीजर करेगी तो ऑलमोस्ट आपके पास बहुत सारे और इंसेंटिव बढ़कर आएंगे जो कॉम्पोलेटेडली आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड फिगर्स देंगे। जैसे कि सीधी बात अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने कहा कि ताजरों का भी बड़ा मसला हो जाएगा, तो बेशक ताजर इस वक्त भी सर्वाइव कर रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि उन्हें बहुत सारे और मसाइल सामने हैं। और जब ये एक्सपोर्ट वाला मसला आया है तो ऑलमोस्ट बीच में आपने देखा होगा कि इन्होंने इम्पोर्ट भी बंद कर दी थी और इम्पोर्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो इम्पोर्ट में भी इन्होंने क्या किया कि बाद में वो इम्पोर्ट खोली जो इम्पोर्ट बिल्कुल बेमानी इम्पोर्ट थी, हालांकि वो इम्पोर्ट खोलनी नहीं चाहिए थी, उसकी निस्बत आपको करना ही चाहिए था। आपको मशीनरी के ऊपर काम करना चाहिए था, मशीनरी लानी चाहिए थी, आपको टेक्निकल असिस्टेंस के लिए काम करना चाहिए था, आपको ऐसी चीजों के ऊपर काम करना चाहिए जो इंस्ट्रूमेंटल हो। सही जुबैर साहब, दूसरी जाने पर अगर हम देखें इस मामले को, जहां पे जीडीपी ग्रोथ हमें बढ़ती हुई दिखाई देती है या हमें अच्छे अशारिये दिखाए जाते हैं या बताया जाता है कि अहदाफ मुकम्मल हो गए, वहीं दूसरी जाने पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के मामला देखें तो बिजली की कीमतें अभी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरी जाने पर अगर देखें तो एक आम आवाम को तो रिलीफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर जीडीपी ग्रोथ हमारी कम भी होती है या अगर हम ये देखते हैं कि जी तनख्वाहदार तबके की अगर बात कर लें, सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला जो तबका है वो अभी हमें तनख्वाहदार तबका लगता है, तो ऐसे में वो सारे समराज जो है वो तो नहीं मिल रहे ना तनख्वाहदार तबके को। तो ऐसे में जो आवाम है उसके लिए तो किसी किस्म का कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स के अंदर जिसको हम कहते हैं मनी इल्यूजन। इस वक्त हम मनी इल्यूजन के ऊपर चल रहे हैं। हमें क्या हो रहा है कि हमारे वेजेस को दिखाए जा रहे हैं कि 50,000 हो गए हैं, लेकिन वो 50,000 की निस्बत उसमें बहुत ज्यादा डेप्रिसिएट हो गया है। यानी
जो सर्वाइवल है बहुत मुश्किल हो गया है। वो इसीलिए हो गया है क्योंकि देखिए बेसिकली क्या होता है, हमारे यहाँ इनविजिबल हैंड्स होते हैं। इनविजिबल हैंड्स मार्केट को बहुत अच्छे से रन कर रहे होते हैं। आपको इस बात का काफी अच्छा आइडिया भी होगा कि इनविजिबल हैंड्स जो है बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वे में लेकर जाते हैं चीजों को। और आपने ये कहा कि जी अगर जीडीपी बढ़ती है, देखिए जीडीपी बढ़ेगी किस सूरत में, जब आपके पास इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका जिसकी हम बात करते हैं फैसलाबाद वगैरह की साइड पर अगर हम जाते हैं और वहां पे देखते हैं तो वहां का इंडस्ट्रियल एरिया श्रिंक हो चुका है। ठीक है, मतलब वहां जहां पर कोई 22 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, आज वहां 1 या 2 रह गई हैं। वो भी इसलिए चल रही है कि चलो यार इसको कोई एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है, कुछ कंडीशन मिली हुई है। करंटली मैं एक बात करूंगा कि इसी तरह अगर हम डेवलपमेंट अपने बिजनेस सिटी की बात करें, जैसे कराची की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं यहाँ किसी इन्वेस्टर को ले आता हूँ और उसको दिखाता हूँ कि जी मैं यहाँ कोई कंपनी लगाने जा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट आपको पता है कि वो सिचुएशन नहीं बनेगी। ठीक है। अच्छा सर, क्योंकि वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है, जुबैर साहब मैं चाहूंगा कि हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करना है या आवाम का जो मयार है उसकी जिंदगी को बुलंद करना है, तो उसके लिए क्या मैसेज देंगे? देखिए सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी सिर्फ इस सूरत में आती है कि जब आपने अपने स्टैंडर्ड को अपलिफ्ट किया हो। आपका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है, काफी सारे इंडिकेटर आप दिखा रहे हैं। अच्छा, उस इंडिकेटर में फॉर्मूला को ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, फार्मूला मैनिपुलेट कर रहे हैं। इकोनॉमी के जो बेसिक इंडिकेटर है ना, उनको मैनिपुलेट किया जा रहा है। और जब वो मैनिपुलेट होंगे तो ऑलमोस्ट आवाम को वो फिगर दिखाई दिया रही होगी जो रियल से बिल्कुल अलग है। समझ रहे हैं? जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर अली, इकोनॉमिस्ट, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी प्रोग्राम का वक्त जो है वो अब बिल्कुल भी हमारे पास मुख्तसर सा है। मुशीर वफाकी वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद बिलाल खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ सैयद जुबैर अली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुल्क की इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ाना है तो हुकूमत और अवाम को सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। ज़िंदगी हालात इंडिया साथ तो होगी इंशाल्लाह। आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।